Hello friends, we have started with our 10th chapter and today I hope we will finish with the 10th chapter, that is changing times. In that we have completed till the um, Gupta Empire. We have completed the Kusana Empire, then we were on the Gupta Empire, we completed the Gupta Empire. In that we were looking at the point of state administration and social life. In that what we saw till now, we saw कि बाबा गुप्ता एम्पायर में मौर्य एम्पायर जितना पैसा नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग लैंड रेवेन्यू टैक्सेस की कुछ भी नहीं कलेक्ट करते थे और सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को दे वर ग्रांटिंग लैंड इंस्टेड ऑफ सैलरी, सो दैट ट्रेजर वॉज वेरी लो. Then they cultivated sugarcane and wheat in northwestern provinces, and rice was cultivated in Magda and eastern region. Minerals, herbs and animals were the main commodity of trade that brought the prosperity during Gupta period. Goldsmith को क्या था? एक बड़ा, he was given as an high social status in this period. गोल्ड कॉइन्स were of excellent skill in this, क्योंकि उस गोल्ड कॉइन पे ना राजा, उसके वाइफ्स, ऐसे सब पोर्ट्रेट बना के they had on the gold coins and it were really very realistic. Now this was all about Gupta Empire. और फिर during Gupta period के वक्त foreigners they started coming and they accepted the social system and all. Now on page number 73, the second last paragraph. The prosperity is reflected in contemporary sculpture, art and literature. अभी वो गुप्ता एम्पायर वो भी थोड़े से प्रॉस्परस थे. ये कैसे पता चल रहा है अपने को? ये उनके स्कल्पचर, आर्ट एंड लिटरेचर से पता चल रहा है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द गुप्ता पीरियड, प्रॉस्पेरिटी एंड रॉयल पैट्रोनेज गिव इम्पटस टू द क्रिएशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. अभी प्रॉस्पेरिटी थी, पैट्रोनेज था, इन सब से क्या हो गया? एक संस्कृत लैंग्वेज आ गया. One of the best creation in Indian literature of this period is कालिदास शकुंतला. अपन बोलते ना कालिदास, कालिदास के बारे में, शकुंतला के बारे में, ये सब गुप्ता पीरियड में आए थे. ह्यूमन फिगर वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्कल्पचर इन गुप्ता पीरियड. लाइक ह्यूमन के ऊपर फिगर्स वगैरह बनाना, लाइक इंसान को किसी को सामने रखना और उसका पूरा पोर्ट्रेट बनाना, फिगर्स बनाना उसके, ये क्या था? ये थीम था उनके स्कल्पचर का. ह्यूमन स्कल्पचर एंड इमेजेस ऑफ डिलाइट्स वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. एक्सक्यूज मी. Sculptures belonging to this period are found at many places such as Sarnath, देवगढ़, अजंता. अभी जो गुप्ता पीरियड के स्कल्पचर्स थे वो अपने को कहाँ देखने मिलते हैं? We can find those sculptures in Sarnath, देवगढ़ and अजंता. During this period, Hindu, Buddhist and Jain religion icons were made of stone, metals and terracotta. अभी इस पीरियड में क्या हो गए? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन रिलीजन के कॉइन्स जो बनते थे वेर मेड अप ऑफ, वो जो कॉइन्स थे हिंदू के, जैनिज्म के, बुद्धिस्ट के, वो कॉइन वेर मेड अप ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकॉट. द ग्रीक इन्फ्लुएंस सीन ऑन गंधरा स्टाइल इज नो लॉन्गर सीन ऑन द स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड. अभी जो ग्रीक जो गंधरा स्टाइल से इम्प्रेस हुए थे वो गुप्ता पीरियड में वो कुछ भी नहीं था. ड्यूरिंग दिस पीरियड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज लेड डाउन. अब इस पीरियड में क्या हुआ था? जो इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर था वो यहाँ पे चालू हो गया. यूज ऑफ ड्रेस्ड स्टोन बिकेम कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड. लाइक प्रॉपर ड्रेस्ड स्टोन वगैरह बनाना ये सब कॉमन हो गया था. द अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड आर फाउंड इन प्लेस लाइक सांची, बर्मा एंड देवगढ़. अभी गुप्तास के टेम्पल वगैरह अपने को कहाँ पे देखने मिलेंगे? वी कैन सी द गुप्ता पीरियड्स टेम्पल इन प्लेसेस लाइक सांची, बर्मा एंड देवगढ़. देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. और भी एग्जाम्पल है गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर के. देन नेक्स्ट वन इज द योर वे एंड द गुप्ता एम्पायर. नेक्स्ट इज द वर्धन एम्पायर. During the decline period of the Gupta in northern India, there was rise of dynasties such as Vardhans at Staneshwar.
Maukar is in Ganga, Yamuna, Dham, Maitrikara is in the Saurashtra, etc. अभी जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ, नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, वर्धास, ये सब आ गए. Pushyabhuti was the founder of Vardha dynasty. Ab who founded the Vardha dynasty? Pushyabhuti. He founded the Vardha dynasty. After the assassination of Prabhakar Vardhan, the Vardha dynasty became powerful. जब प्रभाकर वर्धा जब इसने क्राउन लिया तब वर्धा डायनेस्टी क्या हो गई, वर्धन डायनेस्टी. इट बिकेम पावरफुल. He took up the Soviet title of प्रभातरक महाराज धीरज. अभी ये जो राजा था प्रभाकर वर्धनन, he took the title of परमभतारक and महाराज धीरज. The most prominent ruler of this dynasty was हर्षवर्धन. अब वर्धन डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन था, लाइक फेमस किंग कौन था, हर्षवर्धन. हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम नेपाल टू नर्मदा एंड सौराष्ट्र टू बंगाल. उसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, नेपाल टू नर्मदा एंड सौराष्ट्र टू बंगाल. आफ्टर हर्षवर्धन देयर वॉज नो हेयरिंग टू द थ्रोन. अंडर द सिचुएशन the empire disintegrated and many feudatory declared independent status in North India. अभी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन कोई था ही नहीं जो ये वर्धा एम्पायर, वर्धा डायनेस्टी संभाले. इसके वजह से क्या हो गया, ये एम्पायर का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. लाइक छोटे छोटे पार्ट में सब डिवाइड हो गया और बहुत से प्रोविजन ने क्या डिक्लेयर किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेटस डिक्लेयर कर दिया इन नॉर्थ इंडिया. We get a lot of information about this period from Harshacharita, written by Banabhata, who was the court poet, and also from the traveler quotes of Chinese traveler Yun Chang. अभी ये वर्धान एम्पायर के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, we get lot of information about this period from हर्षचरिता. किसने लिखी है ये, who wrote this? It was written by Banabhata. And a traveler from a Chinese traveler, Yung Chuan. The University of Nalanda and Vallabhi became the great learning center during Harshvardhan's regime. Abhi University of Nalanda and Vallabhi, they became the learning center during Harshvardhan period. Hundreds of students, not only from India but also from other countries like China, Tibet, Korea, Japan, Sri Lanka, etc. came here. Harshvardhan Empire was the last powerful empire in ancient India. अभी ये जो यूनिवर्सिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की थी एट नालंदा एंड वल्लभी, वहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत से स्टूडेंट्स अदर कंट्रीज़ के भी थे, लाइक कंट्रीज़ लाइक जापान, तिब्बत, कोरिया, चाइना, इधर से थे. सो हर्षवर्धन एम्पायर वॉज द लास्ट पावरफुल एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया. Now, next empire is Karkotaka Empire. Among the dynasty that ruled in Kashmir, the Karkotaka dynasty is mentioned by Yung Chang. अभी इतने सारे डायनेस्टी अपन ने पढ़े तो उसके हिसाब से कश्मीर में जो था दैट इज कारकोटका डायनेस्टी. ही हैड बीन टू कश्मीर व्हेन ही विजिटेड इंडिया. अब यूंग चैंग क्या हुआ, कश्मीर गया था जब वो इंडिया आया. ही गॉट द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डायनेस्टी इन कल्याण राजातरंगिनी. इसमें उसको इंफॉर्मेशन मिली ये कारकोटका एम्पायर के बारे में. दुर्लभावर्धन वॉज द फाउंडर ऑफ कारकोटका डायनेस्टी. हु वॉज द फाउंडर? Durlabhavardhana was the founder of Karkotaka dynasty. His empire extended from Narmada to Tibet. इसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? From Narmada to Tibet. The region of Lalitadiya, the grandson of Durlabhavardhana, is noteworthy. अभी जो ललितादित्य ये जो
पीरियड था, जो ग्रैंडसन था दुर्लभ वर्धन का, इसने जो रूल किया वो नोटवर्दी था, वो लाइक एक बहुत अच्छा पीरियड था. ही इज़ क्रेडिटेड विथ 2 विक्टोरियस एक्सपीडिशंस. उसको बहुत 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिली. ही ड्रू अवे मैनी फॉरेनर्स ट्राइब ऑन द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ कश्मीर, एस्पेशली रीजन इन द अमूर्दया बेसिन. उसने बहुत से फॉरेन ट्राइब्स आए थे, उन सबको उसने भगाया कश्मीर से. लाइक कश्मीर बॉर्डर पे ना, नॉर्थन बॉर्डर ऑफ कश्मीर में बहुत से फॉरेन ट्राइब्स थे, उनको उसने भगाया, स्पेशली अमूर्दया बेसिन से. ही इंक्लूडेड द तुहार्स एज वेल. ही कॉन्कर्ड द रीजन फ्रॉम अवंती इन द नॉर्थ अप टू प्रग्योतशपुर, आसाम. अभी उसने कहाँ से कहाँ कॉन्कर किया? ललित आदित्य. इसने कॉन्कर कहाँ से कहाँ तक किया? ही कॉन्कर्ड अवंती इन द नॉर्थ अप टू प्रग्योतिशपुर, आसाम तक उसने कॉन्कर किया. देन ही कॉन्कर्ड टिबेट विद द हेल्प ऑफ यशोवर्मा, द किंग ऑफ अवंती. अभी उसने तिब्बत भी ले लिया अपने हाथ में, किसके हेल्प से? किंग ऑफ अवंती यशोवर्मा. After conquering the region up to Kaveri river in the south, he crossed the sea and reached the land beyond. अभी कावेरी रिवर तक तो पहुंच गया. सी कावेरी रिवर गोज इनटू साउथ तक जाती है, तो कावेरी रिवर का उधर का जो एरिया है विच गोज टू द साउथ, वो पूरा कॉन्कर कर दिया. और उसने सी भी क्रॉस किया. सी क्रॉस करते करते ही रिच श्रीलंका. दिस इज मेंशन बाय Kalhan, which suggests that Lalitha Aditya had extended his empire from Tibet in the north to the river Kaveri in the south. अभी ये कहाँ पे मेंशन हुआ है? दिस इज मेंशन बाय कल्हान. के बाद ये कल्हान में मेंशन किया हुआ है कि ललित आदित्य he had extended his empire from Tibet in the north to the river Kaveri in the south. ललित आदित्य's empire is comparable to गुप्ता empire. ये ललित आदित्य का जो एम्पायर था, दैट इज कारकोटा का एम्पायर, इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द गुप्ता एम्पायर. ललित आदित्य वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु. अब ललित आदित्य क्या है? ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु. वो विष्णु भगवान को मानते थे. ही बिल्ड द मर्तंड टेम्पल. ही सेटअप द सिटी ऑफ ललितपुर. उसने एक टेम्पल बनाया, ललितपुर सिटी बनाई. लेटपुर सिचुएशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम माइट बी द एंशंट ललितपुर. अच्छा, ललितपुर जो रिवर झेलम के उधर बनाया है, वो बोलते हैं कि बाबा माइट बी एन एंशंट ललितपुर. ही बिल्ड बुद्धिस्ट विहारास एट हुश्कापुर. अभी उसने बुद्धिस्ट लोगों को रहने के लिए लाइक विहारास, जैसे अपन बोलते हैं आज अपन धर्मशालास वगैरह बनाते हैं ना, वैसे उसने बुद्धिस्ट लोगों को रहने के लिए विहारास बनाया, दैट इज एट हस्कापुर. नाउ ट्रेड, coinage, art and iconography. In Indian history, the period of 6th century from 2nd century BCE to 4th century BCE was the period of arrival of the Central Asian tribes and the kingdom that they established. अभी ये क्या था? इस पीरियड में क्या हुआ था? ट्राइब्स आए थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आए थे और इनका किंगडम यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था. These people adopted various culture traits as they came to India. अभी जैसे जैसे वो इंडिया में आए, they started adopting various culture traits. The introduction of this trait brought about a transformation in the cultural life of India as well. अब जैसे जैसे वो नए नए चीज़ें लाए, तो वैसे वैसे लोगों की ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन होते गए in their cultural life and all. In contemporary India, agriculture and animal husbandry were the main source of livelihood. अभी इंडिया में उस वक्त क्या था? agriculture, animal husbandry were the main source of livelihood. Along with it, various industries and trade developed during this period. अभी इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ? Apart from agriculture and animal husbandry, industries and trade also developed.
इंडियन कॉन्टैक्ट विद द फॉरेनर प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर दिस। अभी इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है फॉरेनर के साथ वो भी बेनिफिशियल रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस गिल्ड्स वेर इन एग्जिस्टेंस। अभी इस पीरियड में भी क्या थे, बहुत सारे मर्चेंट्स थे, आर्टिसंस गिल्ड्स थे, उस वक्त भी थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सी ट्रेड बिगैन टू इंक्रीज ऑन लार्ज स्केल। अब इस पीरियड में क्या हुआ, इंडिया का सी ट्रेड बढ़ने लग गया। इंडियन गुड्स वर सेंड अप टू द रेड सी एंड फ्रॉम देयर वाया इजिप्ट टू रोम। अभी इंडियन गुड्स क्या हो रहे थे, इंडियन गुड्स वर सेंड टू द रेड सी और रेड सी से रोम जाता था। रोम कैसे जाता था, वाया इजिप्ट। फ्रॉम इंडिया एनिमल्स सच एज टाइगर, लायन, मंकी, बर्ड्स सच एज पैरेट, पिकॉक, वुल्स, wool, silk, muslin, cotton cloth, ivory, pearls, spices, sandalwood, medicinal herb, diamond, precious stones and other luxury items were exported, and from other countries goods such as lead, copper, glass, silver, gold, wines etc. were imported. See, उस वक्त भी अपन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करती थी, एनिमल्स एक्सपोर्ट करते थे लाइक लायन, टाइगर, मंकी, बर्ड्स एक्सपोर्ट करती थी, पैरेट, पिकॉक, और मटेरियल लाइक क्लॉथ के मटेरियल जो अपन बोलते हैं ना, वुल, सिल्क, कॉटन क्लॉथ, म्यूसिलिन, यूज टू एक्सपोर्ट दैट। देन अदर थिंग्स लाइक पर्ल्स मतलब मोती, स्पाइसेस, सैंडलवुड, मेडिसिनल हर्ब, डायमंड, प्रेशियस स्टोन, ये सारे एक्सपोर्ट होते थे। एक्सपोर्ट के अलावा वी यूज टू इम्पोर्ट ऑल्सो। अपन इम्पोर्ट क्या करते थे, लीड, कॉपर, ग्लास, सिल्वर, गोल्ड एंड वाइन्स। ड्यू इससे क्या हो गया, ट्रेड फ्लो अच्छे से हो गया। ड्यू टू दिस ट्रेड द फ्लो ऑफ गोल्ड कॉइन्स वॉज कॉन्स्टेंटली कमिंग इन इंडिया एंड हेंस इंडिया बिकेम प्रॉस्परस। अब इससे क्या हो गया, ट्रेड अच्छे से हो गया, गोल्ड कॉइन कॉन्स्टेंटली आने लग गए अपने पास, और क्या हो गया, इंडिया बिकेम प्रॉस्परस। द पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स and images of dialects were inscribed on the gold coins of the Bactrian Greek। अभी किंग के पोर्ट्रेट्स ये सब किस पे रहते थे, गोल्ड कॉइन्स पे रहते थे, किसके, बैक्टीरियन ग्रीक्स के। देयर वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीक एंड रोमन कॉइन्स ऑन द कॉइन ऑफ शाकास एंड खुशानास रूल। अभी ये जो ग्रीक के जो कॉइन्स थे ना, उसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था कॉइन्स ऑफ शाका एंड खुशानास रूल्स पे। द यूज ऑफ खरकोष्टी स्क्रिप्ट इज सीन ऑन द शाका कॉइन्स। अब द यूज ऑफ, अब खरकोष्टी स्क्रिप्ट क्या है, इसका अपन देखते हैं शाका कॉइन्स में। द कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड इंडिकेट्स द मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक, इंडियन एंड पर्शियन कल्चर। अभी जो कॉइन थे उस वक्त के, उसके अंदर अपन सबका मिक्स्ड देखते हैं। मिक्सचर ऑफ क्या था, इट्स अ मिक्स, जो ग्रीक कल्चर का थोड़ा सा मिक्सचर था, इंडियन पर्सियन कल्चर थे उस पर। द खुशाना किंग्स डिस्पाइटेड इंडियन डिलाइट्स ऑन कॉइन। अब खुशाना किंग क्या करता था, खुशाना किंग ने इंडिया के जो वेल नोन प्लेसेस है, वेल नोन राजा से, उनका कॉइन पे रखता था। दे बॉट इन सर्कुलेशन द गोल्ड एंड कॉपर कॉइन विद द इमेज ऑफ शिवा। अभी खुशाना पीरियड में क्या हुआ, उसने कॉइन, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स निकाले और उसके ऊपर इमेज किसकी थी, शिव की थी। खुशाना कॉइन आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉर्डर रीजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। अब खुशाना कॉइन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, बॉर्डर रीजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। देयर वेर पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन खुशाना एंड चाइनीज रूलर। द लेजेंड ऑफ द खुशाना कॉइन फाउंड इन सेंट्रल एशिया आर इन द प्राकृत लैंग्वेज रिटन इन खारोष्टी स्क्रिप्ट। अभी जो लेजेंड है जो खुशाना कॉइन्स पे है, ये सेंट्रल एशिया के प्राकृत लैंग्वेज में पाई जाती है। और कौन सी बुक में है, इट इज़ इन द खारकोष्टी स्क्रिप्ट। दिस एविडेंस इंडिकेट्स दैट पीपल स्पीकिंग प्राकृत लैंग्वेज वेर ऑल्सो स्टेइंग आउटसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इससे क्या पता चलता है, जो लोगों को प्राकृत लैंग्वेज आती है, जिन इंडियन को प्राकृत लैंग्वेज आती है, वो इंडिया के बाहर भी स्टे कर रहे थे इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द गंधारा रीजन had become a melting pot of
इंडियन, ग्रीक, रोमन, पर्शियन एंड साका कल्चर। अब ये गंधारा रीजन था ना, ये एक मेल्टिंग पॉइंट बन गया किसका? ग्रीक, रोमन, पर्शियन एंड साका कल्चर का। दिस प्रोविंस एक्वायर्ड इम्पोर्टेंस फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये प्रोविंस को क्या मिला? एक कल्चरल इम्पोर्टेंस मिल गया। अ न्यू स्टाइल ऑफ iconographic developed in the city of पुष्कालावंती, तक्षशिला, पुरुषपुर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक नया स्टाइल डेवलप हुआ आइनोग्राफी का। आइनोग्राफी यानी प्रॉपर स्टैचूज़ वगैरह बनाने के। ऐसे कौन से सिटीज़ में? पुष्कालावती, तक्षशिला एंड पुरुषपुर। इट इज़ नोन एज गंधारा स्टाइल। सी गंधारा आर्ट आपके पेज नंबर 75 में दिया हुआ है। द थीम ऑफ द स्कल्पचर वॉज इंडियन बट द स्टाइल वॉज ग्रीक। अभी देखो थीम क्या रहेगी? इंडियन थीम रहेगी बट वो ग्रीक स्ट्रक्चर में, ग्रीक स्टाइल में बनाया जाएगा। द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट गेव एन इम्पटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टाइल ऑफ आर्ट। अभी महायाना, ये जो बुद्धिस्ट लोग थे, एक टाइप के बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने इस आर्ट को प्रोत्साहन दिया, लाइक डेवलपमेंट दिया। Along with the image of Gautam Buddha and Bodhisattva, statues of the donors are carved in stone. अभी गौतम बुद्धा का स्टैचू बनाया जाता है स्टोन में, और जो बुद्धिस्ट को और जो डोनेट कर रहे हैं, बुद्धिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी स्टैचूज बनाए जाते थे स्टोन पे। बट दिस स्टाइल रिमेन लिमिटेड टू पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बट ये स्टाइल कितना था? लिमिटेड था। कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। In the icon of Gandhara style, there was more emphasis on physical beauty. अब जो गंधारा स्टाइल था ना, उसके अंदर फिजिकल ब्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। ड्यूरिंग द सेम पीरियड मथुरा एंड वाराणसी स्टाइल ऑफ आर्ट डेवलप। उसी वक्त क्या हुआ? मथुरा एंड वाराणसी स्टाइल भी डेवलप हुआ। द इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा वेर कम्प्लीटली इंडियन इन नेचर। और ये जो वाराणसी जो स्टाइल है ना, उसके अंदर क्या था? गौतम बुद्धा के जो इमेजेस थे वो कम्प्लीटली इंडियन इन नेचर थे। मथुरा वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन आर्ट एंड ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ स्कल्पचर। अब जो मथुरा था वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया और इंडियन आर्ट ऑफ स्कल्पचर में। पोर्ट्रेट स्कल्पचर इज़ द फीचर ऑफ मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट। अब पोर्ट्रेट स्कल्पचर क्या था? ये एक फीचर है मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट का। The statues of Kushana king, Bhima, Taksharma and Tanishka are example of this portrait sculpture. अभी ये जो statues of Kushana kings है, Kushana kings, Bhima, Takshama and Tanishka, ये सारे example हैं portrait sculpture के। Similarly, images of Saraswati, Vishnu, Surya, Shiva, Kartikeya were created for the first time during this period. अभी सरस्वती, ये सब भगवान वगैरह जो अपन बोलते हैं ना, सूर्य, शिवा, इन सब की भी इमेज उस वक्त फर्स्ट टाइम बनी थी। द स्कल्पचर आर्ट ड्यूरिंग कुशाना पीरियड वॉज एन इंडिकेशन ऑफ इनोवेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कल्पचर। अभी जो कुशाना पीरियड में जो एक इनोवेशन हुआ था ना, इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन स्कल्पचर। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज एन एफर्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ देन सोसाइटी। उसी पीरियड में क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे कि बाबा अपना सोसाइटी को अपन रिफ्लेक्ट करें। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, इंडो रोमन ट्रेड, दैट इज ट्रेड सेंटर्स इन महाराष्ट्र। द पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज इन द मिड फर्स्ट सेंचुरी CE mention about the Red Sea and the sea route connecting coastal lines for provision would exchange in trade। अभी जो पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी है ना, जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है इन द मिड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी BCE, उसके अंदर रेड सी और सी रूट्स जो कनेक्ट करते हैं कोस्टल लाइन, पोर्ट्स, प्रोविजन और उनके बीच में कैसे एक्सचेंज चल रहा है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। रेड सी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम। ये रेड सी क्या है? इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिया एंड रोम। ट्रेड के लिए रेड सी प्लेड अ मेजर रोल इन इंडिया एंड रोम। अलॉन्ग विथ ट्रेडिंग कमोडिटीज,
textile, black paper, precious stone, ivory, and animals such as monkey, parrot, and peacock. For the entertainment of Rome and flights came to be exported from India. अभी ट्रेडिंग के लिए कमोडिटीज तो जाते ही थे, लाइक टेक्सटाइल, ब्लैक पेपर, प्रेशियस स्टोन, आइवरी. उसके साथ साथ एनिमल्स भी जाते थे, लाइक मंकी, पैरेट, पिकॉक. ये सब किसके लिए जाते थे एनिमल्स? फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ रोमन पीपल. ये सारा एक्सपोर्ट होता था रोम को. गोल्ड कॉइन्स वर पेड इन एक्सचेंज ऑफ दिस गोल्ड्स. अब इन सब के एक्सचेंज में अपने को क्या मिलता था? वी यूज टू गेट द गोल्ड कॉइन्स. Coral and liquor were also imported. The remains of amphoras are found in the excavation. अभी remains of amphoras मतलब एक टाइप का स्टोन है, ये एक्सकावेशन में अपने को मिला. Residues at the base of the amphoral revealed remains of wines. अभी जो वाइन्स उस वक्त वाइन्स वगैरह भी थे, उसके वाइन्स के जो ड्रम्स वगैरह है ना, वो थोड़े कुछ मिले. Amphoras were also used for storing olive oil and garo, like picked fish. ये एम्फोरम्स क्या है? ड्रम टाइप बोलते हैं ना, जिसके अंदर अपन वाइन वगैरह स्टोर करते हैं. लाइक पहले वो थोड़े से स्टोन टाइप रहते थे, फिर थोड़ा सा वुडन फॉर्म में वगैरह आया एंड ऑल. तो उसके अंदर वो वाइन भी स्टोर करते थे, और किधर कुछ कुछ जगहों पे ऑलिव ऑयल भी स्टोर किया जाता था, एंड गैरम्स भी. The price of good exported to Roman market was paid in gold coins. अपन जो भी गुड्स एक्सपोर्ट करते थे रोमन को, रोमन मार्केट में जो भी अपना जाता था, we used to get paid in the gold coin. The large amount of this coin found in South India gives an ideal of the existing scale of this trade. बहुत सारे अपने को गोल्ड कॉइन मिले साउथ इंडिया में. इससे पता चलता है अपना ट्रेड कितना चलता था. The flourishing Indo-Roman trade gave rise to several markets and cities. अभी इंडो रोमन ट्रेड क्या हो गया है? धीरे धीरे बढ़ रहा था, और बहुत से मार्केट्स एंड सिटीज़ भी डेवलप हो गए थे. देयर वॉज अ राइज ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन वेस्टर्न इंडिया एज वेल. बहुत से इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स भी वेस्टर्न इंडिया में आए थे. द मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्टेड टू महाराष्ट्र वेर स्टोर्ड एट. अभी जो महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट होता था वो कहाँ पे स्टोर होता था? एट थेर, निवासा, गोदरपन, कोंडापुर एंड सन्नति. द पोर्ट ऑफ सोपारन एंड कल्याण वेर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड. अभी जो पोर्ट था, द पोर्ट ऑफ सोपारन एंड कल्याण, ये एक ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर था. एक्सकवेशंस एट द आर्कोलॉजिकल साइट हैव fought for the evidence of trade in the form of Roman poetry and redware. अभी एक्सकावेशन जो हुआ आर्कोलॉजिकल साइट का, इससे अपने को ट्रेड के बारे में पता चलता है, रोमन पॉटरी के बारे में पता चलता है. द रेप्लिकाज ऑफ रोमन कॉइन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द एक्सकावेशन. अपने को रोमन कॉइन्स भी मिले जब अपन ने एक्सकावेट किया. इन साउथ इंडिया, along with increasing trade, the Buddhist centers were established at places such as Dhartikotak, Amravati and Nagarjikonda. अभी इन साउथ इंडिया जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, बुद्धिस्ट सेंटर्स भी बढ़े एट प्लेसेस लाइक धारिलकोट, अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा. In next lesson, we are going to study about the ruling powers in South India. So here we have completed our 10th chapter. In next lecture, we will be starting about the 11th chapter. Okay, thank you.